नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी ज्योग्राफी की जीसी लियोंग की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमने चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लिया था और हम आ गए चैप्टर 9 में, जो है लेक्स के बारे में, झील के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट में रहेगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लेक में जितने भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे वो कहीं ना कहीं पिछले वाले लेक्चर से कोरिलेट करते हैं। वो कैसे कोरिलेट करेंगे वो मैं आपको आगे आगे पता चल जाएगा। तो आपने अगर पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो लेक्चर ज़रूर देख ले, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा। वैसे इसमें जो भी आएगा वो तो मैं आपको एक बार छोटा सा रिवीजन कर ही दूंगा, लेकिन और भी आपको डिटेल में वो समझना होगा तो आप मेरी प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्स के बारे में। अब दोस्तों, जो लेक होती है, सबसे पहले तो लेक होता क्या है। लेक जो होता है वो बनता है गड्ढे में पानी भरने की वजह से। अब गड्ढा कहाँ होगा? ऑब्वियसली अर्थ पे होगा। अब वो छोटा भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है। छोटा इन द सेंस कि जैसे छोटा सा गड्ढा बना और वहाँ पे थोड़ा सा पानी भर गया, ठीक है, तो वो लेक बन जाएगा। तो वो बहुत ही छोटा होता है, एक पॉन्ड या फिर एक स्विमिंग पूल के जितना आप बोल सकते हो, तो उसको भी लेक हम कहते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जिसमें जैसे कि कैप्सियन सी, मतलब कि उसका एरिया इतना बड़ा होता है कि वो मलेशिया से ही बड़ा है। जैसे ये वाला, ये जो पूरा कैप्सियन सी है, ये इसका जो एरिया है ये पूरे मलेशिया से भी बड़ा है। तो इसको मतलब कि ये इतना बड़ा है कि इसको सी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये वो कैप्सियन सी। अब दोस्तों, जो लेक होते हैं वो दो तरह के होते हैं बेसिकली। ये तो या तो वो टेम्पोररी हो सकते हैं, फिर परमानेंट हो सकते हैं। टेम्पोररी इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए वहाँ एक छोटा सा गड्ढा हुआ ना, वहाँ पानी भर गया, वहाँ लेक बन गया, लेकिन समय के साथ वो इवापोरेट भी तो होगा। जैसे वहाँ पे धूप पड़ी, धूप गर्मी आ गया तो वहाँ पे इवापोरेट हो गया, तो वो फिर जगह खाली हो गई, तो वो एक्चुअली वो टेम्पोररी लेक हुआ। लेकिन कुछ लेक ऐसे होते हैं जिसका गड्ढा बहुत बड़ा होता है, जिसकी एरिया बहुत बड़ी होती है और उसमें पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो जो गर्मी होती है वो उसको पूरा इवापोरेट नहीं कर पाता और वो लेक वहाँ पे परमानेंटली रह जाता है, जैसे अपना कैस्पियन सी। ठीक है, अब ज़्यादातर जो लेक्स होते हैं वो फ्रेश वाटर लेक होते हैं। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो लेक जेनीवा, लेक पोयांग या फिर ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब जहाँ पे दोस्तों प्रिसिपिटेशन या बारिश, यानी कि बारिश जहाँ पे कम हो रही है और इवापोरेशन का जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ वहाँ के जो लेक्स होते हैं वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब वहाँ पे नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, वो खारा हो जाएगा पानी। जैसे कि जैसे आपका डेड सी जो होता है वो, उसका अगर उसके पानी का आप अगर 1000 पार्ट ले रहे हो तो उसमें से 250 पार्ट जो होता है वो उसमें सॉल्ट कंटेंट होता है, मतलब उसमें सैलिनिटी होती है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो लेक उटाहा जो यूएसए में है, उसका 2220 पार्ट 1000 में से जो पार्ट होता है वो खारा यानी सैलाइन होता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं लेक के फॉर्मेशन के बारे में। अब दोस्तों ये बात उठी कि लेक आखिर बनता कैसे है, आखिर लेक का बनने का प्रोसेस क्या होता है, अगर जो हमारे धरती के ऊपर जो गड्ढा बनेगा वो गड्ढा बनेगा कैसे। तो दोस्तों इसका पहला है लेक फॉर्म बाय द अर्थ मूवमेंट, मतलब कि अर्थ के मूवमेंट से जो लेक बनता है उसके बारे में। इसमें पहला आता है टेक्टोनिक लेक, मतलब कि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से जो भी हमारे अर्थ क्रस्ट पे जो भी गड्ढा बन जा रहा है तो उसमें अगर पानी भर गया तो वो बन जाएगा टेक्टोनिक लेक। अब टेक्टोनिक में होता क्या दोस्तों, मान लीजिए ये प्लेट है, ये प्लेट क्या हुई, एक प्लेट एक जगह से घसक गई, तो घसकने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा बन गया। ये गड्ढा बनने के बाद ऐसा तो नहीं कि बारिश नहीं होगी, बारिश होगी ना, तो वहाँ बारिश होने के बाद क्या होगा, वहाँ पानी भर जाएगा, पानी भरने के बाद वो लेक बन जाता है। ठीक है, अब इसी का दोस्तों दूसरा है, और इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो लेक टिटिकाका या फिर कैस्पियन सी, ये दोनों लेक टेक्टोनिक एक्टिविटी से ही बने हुए हैं। अब इसमें दूसरा आता है दोस्तों रिफ्ट वैली लेक। अब दोस्तों आता है, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में ही बताया ना कि इसमें जितने भी टॉपिक्स आएंगे, जितने भी इसमें पॉइंट्स आएंगे, वो कहीं ना कहीं पिछले लेक्चर से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ रिफ्ट वैली के बारे में आता है। रिफ्ट वैली भी हमने पिछले लेक्चरों में देख चुका है कि रिफ्ट वैली क्या होता है, फिर भी एक छोटा सा रिविजन कर लेते हैं। रिफ्ट वैली होता क्या है, जब भी मान लीजिए कोई भी अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें अगर क्रैक्स डेवलप होते हैं, क्रैक्स डेवलप होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो बीच का जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, वो सब्सिडाइज कर जाता है, नीचे चला जाता है। तो नीचे चला जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा बन जाएगा ना, तो गड्ढा बनने के बाद क्या होता है, यहाँ पे पानी भर जाता है, तो इसी को लोग रिफ्ट वैली लेक कहते हैं। ठीक है, और इसका भी एग्जाम्पल दे सकते हो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जो कि जाम्बिया, मलावी, तंजानिया
और केनिया यूटोपिया से होते हुए ये जाता है इसराइल तक, इसराइल और जॉर्डन होते हुए ये गुजरता है, और ये इसका पूरा जो डिस्टेंस है ये 3000 मील है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। अब दोस्तों देख लेते हैं ग्लेशिएशन से बनने वाले लेक्स के बारे में। अब ग्लेशिएशन क्या होता है, अभी रिसेंट में हमने देखा था ग्लेशिएशन के बारे में, हमने पूरा डिटेल में समझा था। अगर आपने अगर ग्लेशिएशन के बारे में नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है कोरी लेक, या फिर जिसको टार्न भी बोलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब ग्लेशियर का जब बर्फ नीचे आता है तो अपने साथ वो आते आते क्या करता है, वो एक गड्ढा सा बनाता जाता है। गड्ढा बना देने के बाद वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे गड्ढा होता है वहाँ पे नीव या फिर फॉर्म जमा हो जाता है। अब नीव और फॉर्म क्या होता है, वो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो यहाँ पे जमा हो जाते हैं। अब यहाँ पे जमा होने के बाद क्या होगा, वो पिघलेंगे समय के साथ, समय के साथ पिघलने पे यहाँ पे ये बनाते हैं लेक छोटा सा। तो इसी को हम लोग टार्न बोलते हैं या फिर कोरी लेक भी बोलते हैं। अब दोस्तों आप इसका एग्जांपल दे सकते हो रेड टार्न, जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है, अब आगे चलते हैं जो है केटल लेक के बारे में। अब दोस्तों जब ग्लेशियर नीचे की ओर आता है तो मैंने आपको एक आउटवॉश प्लेन के बारे में बताया था, जहाँ पे क्या होता है कि बर्फ़ जमा हो जाती है। बर्फ़ जमा होने के बाद वो मेल्ट होगा, और वो मेल्ट होने के बाद एक छोटा सा लेक बना जाता है जिसको हम केटल लेक बोलते हैं। अब इसका अगर आपको केटल लेक के एग्जाम्पल के बारे में जानना है तो आप देख सकते हो जो केटल लेक जो ऑर्केनी में है, जो ऑर्केनी स्कॉटलैंड में, ये जो आप पूरा लेक देख रहे हो ना, ये वही वाला लेक है केटल लेक, जो कि स्कॉटलैंड में है। ठीक है, ये तो हो गया अपना केटल लेक। अब देख लेते हैं रॉक हॉलो लेक के बारे में। तो दोस्तों नाम से ही क्लियर है, रॉक हॉलो लेक मतलब कि एक गड्ढा बन जाता है जिसमें पानी भर जाता है। ठीक है, अब ऐसा लेक आपको देखने को मिल सकता है फिनलैंड में, और दोस्तों फिनलैंड में इसको सुमोई बोला जाता है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि पूरे फिनलैंड में ऐसे लेक 35,000 मतलब 35,000 ग्लेशियर लेक इस टाइप के बने हुए हैं, रॉक हॉलो लेक। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं मोरेनिक डैमिंग की वजह से जो लेक बनते हैं। अब दोस्तों मोरेन क्या होता है ये भी हमने देख लिया था, फिर भी मैं एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। जब ग्लेशियर ऊपर से नीचे आता है तो वो अपने साथ बहुत सारे पार्टिकल्स को भी लेके आता है, तो वो पार्टिकल्स को जब लेके आके नीचे जब जमा करता है तो उसको हम मोरेन्स बोलते हैं। मोरेन्स भी 3 तरह के होते हैं, लेटरल मोरेन और 2 कौन होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको ये बता चुका हूँ, आप पिछले लेक्चर आके देखिए। ठीक है, अब मोरेन जो होते हैं, मोरेन यहाँ पे जमा हो जाते हैं तो क्या होता है, एक डैम सी बन जाती है। डैम मतलब होता है कि जैसे पानी को वहाँ पे रोक दिया जाता है। पानी को रोकने के बाद क्या होगा, पानी आगे नहीं बढ़ेगा तो वहाँ पे एक छोटा सा लेक सा बन जाता है, जिसको लेक ड्यू टू मोरेनिक डैमिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। अब देख लेते दोस्तों लेक ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ ग्लेशियल ड्रिफ्ट। ग्लेशियल ड्रिफ्ट के कारण जो लेक बनते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको ड्रमलिन के बारे में बताया था, एक ड्रमलिन होती है जो एक लैंडस्केप बन जाता है ग्लेशियल की वजह से, ड्रमलिन। तो ड्रमलिन क्या होता है, वहाँ उसमें भी एक तरह से वाटर लॉगिंग हो जाती है, मतलब वो पानी को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो वो पानी को आगे नहीं बढ़ने देगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, एक लेक बनेगा, छोटा सा लेक बनेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल ड्रिफ्ट लेक। अब देख लेते हैं वॉल्केनो से बनने वाले लेक के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था शुरू में ही कि आप देख रहे हो ना, इसमें सारे चीज़ रिपीट हो रही है। हमने जितने पिछले लेक्चर पढ़े थे हमने वो सारे जो लैंडफॉर्म है यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको पिछला लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, खैर मैं जितना होता है मैं उतना रिवीजन तो करा ही दूंगा। अब वॉल्केनिक एक्टिविटी से जो लेक बनते हैं, जिसमें पहला आता है क्रेटर या फिर कैल्ड्रा लेक। तो दोस्तों ये क्या होता है, आपको पता है जब ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी फटने के बाद वो क्या होता है कि वो ऊपर का पोर्शन को उड़ा देता है। तो वो जो पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर, और ये समय के साथ बड़ा भी होते जाता है। तो ये जो बड़ा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं कैल्ड्रा। तो यहाँ पे बारिश होती है, तो बारिश होने के बाद क्या होगा, यहाँ पानी जमा हो जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं कैल्ड्रा लेक। अब दोस्तों ये भी आप याद रखना कि ये जो फीचर है, ये लेक का जो फीचर है, ये होता है डोरमेंट या फिर एक्सटिंक्ट वोल्केनो में। एक्टिव वोल्केनो में कभी नहीं होगा। ठीक है, आप ऑब्वियसली आप इमेजिन कर सकते हो एक्टिव वोल्केनो में तो कभी नहीं होगा। और इसका भी एग्जांपल दे सकते हो क्रेटर लेक जो ओरेगोन में है, यूएसए में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है लावा ब्लॉक लेक। ब्लॉक्ड मतलब कि ब्लॉक कर देना। जैसे ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें से लावा निकलता है, लावा के निकलने के बाद वो क्या होगा, एक जगह जाके जमा हो जाएगा। अब वो जमा होने के बाद वो कहीं ना कहीं एक छोटा सा डैम सा बना देता है, मतलब कि ब्लॉक करने का वो रास्ता बना देता है, वो रास्ता को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब वो ब्लॉक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जब पानी आएगा तो पानी उसके आगे जा नहीं पाएगा, पानी नहीं जाएगा तो वहाँ क्या बन जाएगा, एक लेक सा बन जाएगा, जिसको हम लावा ब्लॉक लेक भी बोलते हैं। ठीक है, उसका दूसरा देखते हैं लेक ड्यू टू सब्सिडेंस ऑफ वॉल्केनिक लैंड सरफेस। अब जैसे मान लो कि एक जगह क्रेटर बना हुआ है। ठीक है, क्रेटर बनने के बाद क्या होता है, जैसे वहाँ पे
क्या हो गया कि उसकी जो परत है मतलब सरफेस है वो बहुत पतली है। पतली हुई तो क्या हुआ, मान लो वहाँ धूप पड़ा, बारिश हुई, तो वो क्या होगा, वो सिकुड़ेगा, मतलब कि एक्सपेंड करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब कि अंदर आएगा फिर बाहर जाएगा। तो वैसे क्या होगा, वो परत और भी ढीली हो जाएगी, ढीली होती जाएगी, तो वो क्या है, सब्सिडाइज हो जाएगी, मतलब वो नीचे गिर जाएगी। और उसके बाद जो लेक बनता है उसको हम लोग बोलते हैं लेक ड्यू टू सब्सिडेंस ऑफ लैंड सरफेस। अब इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो मेवटान, जो कि आइसलैंड में है, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों, लेक फॉर्म बाय इरोजन से जो लेक बनते हैं, ठीक है। इसमें पहला आता है कास्ट लेक। अब दोस्तों कास्ट लेक क्या होता है, ये हमने कास्ट रीजन पढ़ा था, याद है आपको, पिछले लेक्चर ही हमने देखा था, उसमें कास्ट रीजन था। तो उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था, कास्ट रीजन कहाँ होता है, जहाँ पे लाइमस्टोन की लैंड फॉर्म होती है। तो लाइमस्टोन मैंने आपको बताया था, उसकी एक फीचर होती है कि वाटर में सॉल्युबल होता है। रेन वाटर जब पड़ती है तो वो जब CO2 के साथ जब रिएक्ट करता है तो वीक एसिड बना देता है और वो सॉल्युबल होता है। तो सॉल्युबल होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे बारिश हुई, बारिश होने के बाद ये सॉल्युबल हुआ तो ये गड्ढा और बड़ा हो गया, फिर बारिश हुई, फिर सॉल्युबल हुआ, फिर और गड्ढा बड़ा हो गया। तो ये गड्ढा बड़ा होता जाता है, बड़ा होने के बाद क्या होता है, ये कास्ट लेक बना जाता है जब यहाँ पानी पूरा भर जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कास्ट लेक बोलते हैं। तो दोस्तों ये तो था लेक फॉर्म बाय इरोजन। लेक फॉर्म बाय इरोजन का मैंने एक ही बताया है, कास्ट लेक। दूसरा है विंड डिफ्लेटेड लेक। इसको दोस्तों हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और अगले लेक्चर से हम लोग डेपोजिशन पढ़ेंगे। उसके बाद जो ह्यूमन एक्टिविटी से बनते हैं लेक, उसके बारे में पढ़ेंगे, और लेक और मेन में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और लेक से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर दोस्तों अगर लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।